जो काफी मैं सुनता हूँ आपकी पार्टी को लेकर, ये नई एक बी टीम है बीजेपी की, ये सिर्फ वोट काटने आई है। बाकी लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के करता धरता यानी कि इस पार्टी के फाउंडेशन के एक सबसे बड़े मेंबर है के रूप में है, वो ब्राह्मण है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो SC ST वर्ग के लोग हैं या फिर OBC वाले वर्ग है, कहते हैं ये ब्राह्मण बीजेपी की तरह ही ये भी ब्राह्मण वर्गी जो है पार्टी है, इसको वोट देना उचित नहीं होगा। मतलब जो अभी वर्तमान की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उसके साथ जो बीजेपी की गठबंधन है, मोदी जी ने वादा किया था कि हम चीनी मिलों को चालू करवा देंगे, लेकिन वो वादा को पूरा नहीं कर पाए। वही वादा चीनी मिल के वादा तो नहीं कर रहे हैं जन स्वराज की पार्टी, बोल रहे हम यहाँ रोजगार देंगे, फैक्ट्री यहाँ चालू करवाएंगे। तो ये वादा जो है वादा ही रहेगा या फिर ये धरातल पर लागू होगा? जन स्वराज के लोग कहते हैं कि RJD और JDU पैसे बांट रहे हैं, आप भी वादे कर रहे हैं, तो आपका वादा उनसे अलग कैसे? कुछ पार्टियां हैं जो कहती है कि हम प्रत्येक महिला को 2000 या 2500 रुपये देंगे। श्री यादव को भी अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं। उसने आपकी पार्टी यानी जन स्वराज जो लोगों से वादे कर रही है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे देंगे, क्या ये संभव है? नमस्ते सर। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पार्टियां, चाहे वो RJD हो या फिर JDU गठबंधन हो, जनता से वोट लेने के लिए वो तरह तरह के वादे कर रहे हैं, काफी हद तक यूं कहें कि पैसे बांट रहे हैं। आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप भी उन्हें बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो आपकी पार्टियां JDU और RJD से कैसे अलग? आपके वादे JDU और RJD से कैसे अलग है? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमसे जो आपने इंटरव्यू ले रहे हैं। खास करके देखिए, भारत देश में बिहार जब राज्य में अस्तित्व में आया और जब आज़ादी मिली बिहार में, तो बिहार में सरकार बनी कांग्रेस की सरकार से लगभग 40 साल तक कांग्रेस ने सत्ता चलाई और फिर उसके बाद जनता पार्टी की शासन सत्ता भी आई। कमोवेश RJD की सरकार यहाँ पर बनी और RJD की सरकार ने भी 20 साल तक राज किया। नीतीश कुमार भी राज चला रहे हैं और नीतीश कुमार का सरकार BJP के साथ अलायंस भी है। कोई जरूरी नहीं था कि ये बिहार में जिस प्रकार से एक मुफ्त रेवड़ी बांटने का जो प्रावधान है, संविधान में भी ऐसा नहीं है। अभी सभी पार्टियां मुफ्त में राशन भी बांट रही हैं और अभी नीतीश कुमार जी ने भी ऐसा ही किया है। जीविका दीदी का मामला मैटर हो, चाहे अन्य सभी जब देख रहे हैं, ताबड़तोड़ जो भी चीज हो रहा है वो घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, जबकि ट्रेजरी में पैसा है नहीं। मुख्यमंत्री लाख घोषणा कर दें, यदि प्लानिंग कमीशन के पास अगर वित्त पैसा नहीं है तो वो सर जमीन पर उतर ही नहीं सकता योजना। लेकिन यह आज तक जो भी नेग्लिजेंसी बरती गई है, वो चुनाव के कारण प्रत्येक पार्टियां जनता को धोखे में देकर, प्रलोभन देकर के वो गुमराह करके अपनी सत्ता को चलाना चाहता है। जन स्वराज इससे अलग भिन्न है। जन स्वराज कोई वायदे नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज का जो मुद्दा है, ये दोनों तीनों से हट करके मुद्दा है और वह मुद्दा है बिहार को बेहतर राज्य बनाने का, बिहार का स्वाभिमान सम्मान लाने का है, न कि मुफ्त में कोई चीज बांट करके चुनाव के मुद्दे से नहीं। प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज जो पार्टियां हैं, दशरथ ठाकुर का भी कहना है कि बिहार को हम अन्य राज्यों से क्यों पीछे देख रहे हैं। बिहार हमारा केरल क्यों नहीं बन सकता है, बिहार हमारा बेंगलोर क्यों नहीं बन सकता है, बिहार हमारा चेन्नई क्यों नहीं बन सकता है, बिहार हमारा कलकत्ता क्यों नहीं बन सकता है, दिल्ली क्यों नहीं बन सकता है। आखिर हमारे पास क्या चीज की कमी है? मेन रिसोर्सेज पावर हमारे पास है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास है, लैंड हमारे पास है, और फिर इतने हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और फिर आपका क्या कहते हैं इनकम टैक्स से इतने पैसे हमारे पास बिहार में है। उसी पैसे से हम बिहार को बेहतर और विकसित बिहार बना सकते हैं। हमारा कहीं ऐसा नहीं है कि वो चुनावी मुद्दे, जुमले मुद्दे लेकर के हमको वोट लेना है। हमको बिहार को विकसित बिहार बनाना है। इससे हमारा जन स्वराज RJD, JDU और BJP से भी है। कुछ पार्टियां हैं जो कहती है कि हम प्रत्येक महिला को 2000 या 2500 रुपये देंगे अगर हमारी चुनाव जीत जाती, क्या ये संभव है? ये तो क्या बोला जा सकता है, मैं तो इस पर मेरा सीधा कहना है
ये तेजस्वी यादव को अभी अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं, उसने अर्थशास्त्र पढ़ा ही नहीं। देश कैसे चलता है, राज्य कैसे चलता है, ये हमारे बिहार के नेताओं में अभी बहुत बड़ी कमियां है। जब तक इकोनॉमिक्स प्लान देश चलता है टैक्सेशन से, अंग्रेजी में एक कहावत है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अमेरिका में ये बातें उठी थी। तो हमारा ये कहना है कि देश चलता कैसे है, माई बहन योजना है क्या, प्रत्येक घर में किसी के घर में 4 बेटियां हैं, 4 बहन है, 1 माँ है, वो पूरे परिवार में अगर चलाया जाएगा तो 1 नहीं 2 अरब से ज्यादा पैसा लगेगा बिहार में। उसका तो ट्रांजेक्शन ट्रेजरी में पैसा भी नहीं है। इसलिए इस तरीके की बातें करना बिल्कुल, क्या कहते हैं, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये बातें कहीं प्रासंगिक नहीं है। यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो प्रत्येक महिला को 2000 या 2500 देने की जो वादा किया गया, ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, असंभव है। ये सिर्फ एक चुनावी वादे ये हैं। चुनावी वादे हैं। और इसी प्रकार के प्रधानमंत्री जी ने भी यही, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा था चुनाव में, पिछले बार जब 2014 में चुनाव में आए थे, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 15 लाख प्रत्येक खाता में देंगे। और उसने धन जन योजना चलाया था। तो मैंने बैंक मैनेजर से पूछा करके, ये तो बेहुदापनी है, इसको ज्ञान ही नहीं है कि देश में कैसे चलता है, बैंक पैसा देगा कहाँ से। धन योजना चला करके लोगों को खाता खुलवा करके बहुत सारे 90% खाता ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये था मोदी का। और बाद में जब प्रश्न पूछा गया तो सीधा कहा वित्त मंत्री से लेकर क्या कहते हैं गृह मंत्री, ये जुमला योजना था, जुमला था, जवानी जुमला था, ये हमारा चुनावी जुमला था। तो इस तरीका से अगर कोई भी पार्टियां कह रही है कि माई बहन योजना लागू कर देंगे, यह योजना बिहार में लागू नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आपकी पार्टी यानी जन स्वराज जो लोगों से वादे कर रही है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे देंगे, क्या ये संभव है? देखिए, इसमें भी हमारा कई बिंदु पर थोड़ा सा हमारी समझ बन रही थी कि हम स्कूल को सुधारें, हम प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा क्यों दें। जैसा कि क्यूबा में ये बातें आई, वहां के फिदेल कास्त्रो ने, राष्ट्रपति जब फिदेल कास्त्रो बने तो दुनिया के पैमाने पर उसने एक बहुत बड़ा योजना दिया। और बड़ी उसमें जेनेवा में जब बैठक हुई थी, अमेरिका जैसे लोग, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, फ्रांस जैसे लोगों ने बड़ी एक तरह का उपहास किया था फिदेल कास्त्रो पर कि ये क्या बोल रहे हैं। और उसने ये दिखाया, दुनिया के एकमात्र देश है क्यूबा, फिदेल कास्त्रो ने वहां पर एक प्राइवेट स्कूल की समाप्ति कर दिया, पूरे स्कूल वहां पर सरकारी स्कूल है। लेकिन बिहार का एक नतीजतन यह है कि हमारा बिहार सभी राज्यों से, जो एक बिहार एक बहुत बड़ा समृद्ध शिक्षा का केंद्र रहा, नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे, विक्रमशिला जैसे, आज इस नेताओं के चलते जो बाहर विदेशी से लोग आते थे यहाँ पर इसका प्रशंसा करते थे, वो आज हमें नहीं देखने को मिलता है। इसलिए जनसुराज इस पर चिंतित है कि यहाँ पर अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो अमूमन जरूर बेहतर है, सरकारी स्कूल से बेहतर स्कूल प्राइवेट में पढ़ाई हो रही है। और अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए आज पूरी व्यवस्था में देख रहे हैं, किसान का भी लड़का है, मजदूर का भी लड़का है, वह भी अपने बेटे के भविष्य को देख करके हर बच्चे जब है 6 वर्ष के बच्चे से वो ट्यूशन में उसने लगा दिया है। तो इसको देखते हुए जनसुराज ने एक लिया है, लिमिटेशन लिया है, ये परमानेंट नहीं है कि जब तक कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक ना हो जाए तब तो गरीब के बच्चे, जिसको अरमान है कि हमारा बच्चा भी पढ़ करके नौकरी करे, एक अच्छा पद पर जाए, तो सरकारी स्कूल से हट करके निजी स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में अगर दाखिला लेता है तो 1000 रुपये उसको सहयोग के रूप में उसके अकाउंट पर जाएगा, ताकि वो किसान के बच्चे भी लगे कि हम भी समता मूलक की तरह, उस बच्चे की तरह हमारा भी बच्चा आगे बढ़ सके। ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है और ये रिसर्च भी नहीं है। मैं इसको रिसर्च भी नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि भारत में एक पुस्तक, एक पाठ्यक्रम और एक स्कूल होना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चों को 1000 रुपये देने की जो आप वादे कर रहे हैं, ये आप तब तक देंगे जब तक कि स्कूली व्यवस्था को आप ठीक ना कर लें। हाँ, जब तक ठीक नहीं हो जाती है तो कि इस पर भी कार्य होगा, इस पर भी प्रयोग होगा कि आखिर बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत ऐसे स्कूल में, मैंने स्कूल का सर्वे भी किया है और स्कूल में सर्वे में मैंने पाया, अभी मैं खसिया स्कूल में गया था और वहां पर है, क्या कहते हैं आपका, तिलक कुमरी का वो स्कूल है पंचायत का,
वहां पर मात्र 2 ही टीचर हैं, 8 क्लास की पढ़ाई होती है, और वहां पर जो पढ़ाई होती है नाम मात्र की पढ़ाई, जब टीचर है ही नहीं तो पढ़ाई कहाँ से होगी। यानी कि अगर आपकी सरकार 5 सालों तक सरकारी स्कूलों को सुधार नहीं पाई तो वो 5 सालों तक बच्चों को 1,000 रुपए देती रहेगी। नहीं, हो सकता है 2-3 साल में भी, शिक्षा का एक बहुत बड़ा रेंज है, 5 साल लग भी सकता है, और लेकिन ये टेम्परोरी है। ये तत्काल जो है उनको देने का मतलब यही है कि ये प्रोत्साहन राशि है कि ताकि उनको दे करके हम उसको एक समाज के पांत में जोड़ सकें। ऐसा ना लगे कि गाड़ी से उसके बच्चे जाते हैं, हमारा बच्चा ऐसा होता है, ताकि वो एक समाज का बेहतर चीज बन सके। आपकी पार्टी एक और बातें कर रही है कि हम पलायन रोक देंगे। चुनाव जीतने के साथ ही आपको काफी बार ये आपके पोस्टर, पता नहीं आपके पार्टी के द्वारा जारी होती है सोशल मीडिया पर कि किसके द्वारा, कि छठ पूजा के बाद आपको बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो वास्तव में जो प्रशांत किशोर जी ने 5,000 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा किया है बिहार का। दशरथ ठाकुर भी तकरीबन अभी हमने 500 गांव का मैंने सर्वे भी किया, और फूली डुमर, चांदन और बेलहर। तो मैंने सर्वे में ये चीज पाया कि आखिर कैसे समाज के किसी भी परिवार में जा रहे हैं तो वो देखते नहीं, युवा तो देख ही नहीं रहे, गांव में युवा दिखते ही नहीं है। मैंने पूछा, दलितों में गया, आदिवासियों में गया, बल्कि अति पिछड़ा समाज में भी गया, पिछले समाज में भी गया, तो बोल रहा है कि नहीं, हम लोगों के लड़के तो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बेंगलोर में गया है, चेन्नई में गया है। तो आज तकरीबन मैं बिहार का एक सर्वे में मुझे पाया हूँ आज के सर्वे से कि करीब करीब तकरीबन मैंने देखा कि 81% लड़के, युवा हमारे बिहार का दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, पलायन हुआ है, जिसमें खास करके गुजरात में 31% युवा जो है वो गुजरात में काम कर रहा है बिहार में, और फिर कलकत्ता में 20% युवा जो है बिहार का काम कर रहा है, चेन्नई में 12% हमारा बिहार का युवा काम कर रहा है, दिल्ली में 16% युवा काम कर रहा है, और बेंगलोर में 11% युवा काम कर रहा है। 81% युवा बिहार से बाहर हैं, और उसमें अधिकांश जो लड़के हैं वो SC, ST, EBC के लड़के हैं और मिनोरिटी क्लास के लड़के हैं। तो क्या जो आपकी पार्टी ये वादा कर रही है कि हम पलायन रोक देंगे, ये संभव कैसे है? बाकी अन्य पार्टियां क्यों नहीं कर पाई और आपकी पार्टी कैसे कर पाएगी? देखिए, 2 चीजें हैं। क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है? हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। प्रशांत किशोरिया जनसुराज का पार्टी, ये दशरथ ठाकुर बोल रहा है। दशरथ ठाकुर भी इकोनॉमिक चीजों का अध्ययन कर रहा है ब्यूरो बिहार में, और वो चीजों को मैंने पाया है, कितने निम्न वर्गीय लोग हैं, कितने मध्यम वर्गीय लोग हैं, कितने धनी किसान हैं, कितने उच्च वर्गीय लोग हैं, इसका मैंने भी एक सर्वे किया है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह आई सामने छन करके कि बिहार के जो युवा बाहर जा रहे हैं वो पलायन को रोकना है बिहार में, पहली बात है। यानी ये भ्रष्टाचार से भी बर्निंग इशू है पलायन। ये बात तो पिछली सरकार ने भी कहा था। देखिए, सरकार ने जो कही थी, 2 चीजें समझना चाहिए। सरकार तो हमारी जो सरकार भी, सरकार जो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर हम देखेंगे तो अभी खास करके केंद्र की सरकार पूरे देश को बेचना चाह रही है। वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी को। अभी मैं फिलहाल में देखा कि बिहार में जो बिजली थी, जो पावर ग्रिड की बिजली थी, वो राज्य सरकार की चीज में आता है, बिजली स्टेट गवर्नमेंट का चीज है, उसको इसने क्या क्या निजीकरण कर दिया, जियो कंपनी और एयरटेल कंपनी के हाथों में भेज दिया बिजली को। आज प्रत्येक घर से, जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर के नाम से जाना जाता है ये, और इसकी आवाज यहाँ पर लेफ्टिस्टों ने आज से 2 साल पहले से इसको उठाया था, और अदर मद्रास में, इसके मध्य प्रदेश में भी इसका कार्यक्रम हुआ था। हमारे साथी लोग बोल रहे थे कि इस तरह की बातें हुई, इस पर रोक लगाना चाहिए। और आज आप कर रहे हैं क्या कि निजीकरण कर रहे हैं। नौकरियां बन कहां से सकती है? नौकरियां बनने का 2 ही रास्ता है। एक है आपका पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अगर आप पब्लिक सेक्टर को मजबूत करते हैं तो एम्प्लॉय यहाँ पर होगा लोग, और अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम कम हो जाएगा। लेकिन आप तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, निजीकरण दे दिए हैं, और निजीकरण देने के आप अस्पताल दे रहे हैं, रेलवे को दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं स्कूल को दे रहे हैं, सारे के सारे चीज, सरकारी चीज का कहीं ऐसा चीज नहीं रह गया, सारे के सारे निजीकरण हो रहा है।
तो ऑटोमेटिक है नौकरियां कमेगी। इसलिए पलायन बंद करने का, जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी, दशरथ ठाकुर इस बिंदु पर मैंने काफी मैंने क्या कहते हैं गंभीर है कि यहाँ पर प्रत्येक परिवार का एक सर्वे जब किया तो लगा कि युवा लोग तो बाहर जा रहे हैं। और जब युवा लोग बाहर जा रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि लोग तो बाहर कट रहे हैं। ऐसा नहीं, बिहार का जो पूंजी है, बिहार का जो इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो मेन रिसोर्स के साथ ही वो भी जा रहा है। हमारा बिहार घाटे में जा रहा है। मेन रिसोर्स और मनी रिसोर्स दोनों जा रहा है। कैपिटल भी हमारा जा रहा है। जो मजदूर वहां पर जा रहा है उसका रेसिडेंट लगता है, मेडिकल लगता है, और उसका फूडिंग लॉजिंग सारे चीज जा रहा है। उसका एक तरह का कम्युनिकेशन पैसा जा रहा है। सारे पैसे उसका बिहार से दूसरे जगह जा रहा है। अगर वही पैसा हमारा बिहार में आ जाएगा तो हमारा बेहतर होगा। इसलिए पलायन रोकना हमारे जनसुराज का पहली प्राथमिकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले सरकार, मतलब जो अभी वर्तमान को सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उसके साथ जो बीजेपी गठबंधन है, मोदी जी ने वादा किया था कि हम चीनी मिलों को चालू करवा देंगे, लेकिन वादा को पूरा नहीं कर पाए। वही वादा, चीनी मिल के वादा तो नहीं कर रहे हैं जनस्वराज की पार्टी, लेकिन बोल रहे हैं हम यहाँ रोजगार देंगे, फैक्ट्री यहाँ चालू करवाएंगे। तो ये वादा जो है वादा ही रहेगा या फिर ये धरातल पर लागू होगा, इस बात पर जनता कैसे विश्वास करे? क्योंकि आपकी पार्टी तो एक नई पार्टी है। एक प्रयास रहता है, हम खास करके बातें करना चाहते हैं कि सरकार में जो भी लोग जाते हैं, डेमोक्रेसी है, जनता को भी इस चीजों में समझ बनानी पड़ेगी कि हम जब वोट देते हैं किसी को, सरकार को, तो हमारा भविष्य, हमारा परिवार का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, रहता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहें जिस देश को बेहतर जगह पर नहीं ले जाने का कारण सबसे ज्यादा अगर जिम्मेवार है तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं। और हमारे देश को अब तक ऐसी पार्टी नहीं मिल पाई, चाहे वो आरजेडी की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, या जदयू की पार्टी हो, चाहे लोजपा की पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो। बहुजन समाज पार्टियां भी सरकार में रही अगले साल, उधर यूपी वगैरह में भी। तो मैं देखा कि वहां पर जो लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, जो निम्न, कहने का मतलब जो प्रोडक्शन से, उत्पादन से जुड़े हुए लोग था, उनका ज्यादा भविष्य नहीं बन पाया। और बिहार में भी यही कमोबेश दशा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो लोग बाहर जा रहे हैं, इसका कारण यही है कि पूंजी का पलायन है। और हमारी सरकार ये वादा नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार तो आई ही नहीं है, जनसुराज की पार्टी की सरकार बनी ही नहीं है, तो वादे का सवाल ही नहीं है। ये तो वादे मिलजुमला वो कर रही है जो 20 साल, 40 साल, 15 साल, 25 साल तक सत्ता में है। इसलिए यहाँ पर वादा का कोई सवाल ही नहीं है। हमने सरजमीन को देखा है और सरजमीन से मैंने उसके निराकरण का एक बिंदु निकाला कि यहाँ पर पलायन रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात आई, परिवार का सर्वे होना चाहिए। अभी ऐसा पीएलसी कार्ड भी बन रहा है, जनसुराज ने ये मुद्दा दिया। देखिए कितनी अच्छी मुद्दा है, लोगों को समझना भी चाहिए कि आज तक किसी सरकार, किसी पार्टी ने किसी भी गांव में जाकर के सर्वे नहीं कर पाया कि यहाँ पर कितने मजदूर हैं, कितने युवा हैं, कितने किसान हैं, कितने मध्यम वर्गीय किसान हैं, कितने निम्न वर्गीय किसान हैं, कितने ऐसे विधवा हैं, किसे ऐसे बूढ़े हैं जिसको नहीं मिल पा रहा है। हमने सारे चीजों को छन के दशरथ ठाकुर आज 9 महीना 8 महीना से पूरे गांव में जाकर एक सर्वे किया है। और सर्वे के तथ्य पर ये पाया, ये सर्वे का रिपोर्ट हमने डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी के पास भेजा है। मेरा प्रत्येक दिन का सर्वे रिकॉर्ड वहां पर गया है और तब मैंने पाया कि यहाँ पर वास्तव में हमारा मजदूर, हमारा युवा, किसान के लड़के, युवा मजदूर जितने भी हैं और कम पढ़े लिखे लोग, सबसे बड़ी बात तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूर तो मजदूरी जीवन में कर ही रहा था। किसान के लड़के, मजदूर के लड़के, खेती जब नहीं है, भूमि नहीं है, उसको तो खेती, कोई रोजगार भी नहीं है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीटेक करके, आईआईटी करके लोग, हमारा लोग बाहर जा रहा है। मैं खुद ही अपना बीएड जब किया तो उत्कल यूनिवर्सिटी मुझे भुवनेश्वर जाना पड़ा। तो अगर वही यूनिवर्सिटियां यहाँ बनती, यहीं पर अगर बीएड की व्यवस्था होती तो हमारा एक्सपेंस वहां नहीं होता। आज भी तकरीबन यहाँ पर जो है बिहार का लगभग 25-30 लाख लड़के लोग जो हैं बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं बिहार का।
तो ये सब चीजों को समझना है। लेकिन हमारी जो पार्टियां हैं, जनसुराज जो है, ये प्रत्येक सर्वे करके इस मुकाम पर पहुंचा कि हमें उसको चाहिए पूंजी चाहिए, हमें उसको संसाधन चाहिए। और संविधान ने कहीं ऐसी बातें नहीं कही है कि आप उसको मुफ्त में कोई चीज दीजिए और कोई चीज आप बांटिए, ऐसा कहीं नहीं है। संसाधन मुहैया कराना है, यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी समाहित है कि हम अगर उसको समता मूलक समाज लाना चाहते हैं तो उनको हमें संसाधन देना पड़ेगा अन्य की तरह। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी है सत्ता में अभी आई ही नहीं है, ये सारे वादे नहीं है, ये सारे वो चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ। क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी अन्य पार्टियों पर जनता ने विश्वास करके उन्हें वोट दिया है और वो ठगे गए? चाहे वो आरजेडी हो, उन पे भी उन्होंने विश्वास किया कि ये हमें विकास का रास्ता दिखाएंगे, उन्होंने दिखाया नहीं। जेडीयू पे भी उन्होंने विश्वास करके कई साल वोट डाले, कई बार वोट डाले, लेकिन उन्हें जो मिलना चाहिए बिहार वासियों को वो मिला नहीं। बेरोजगारी अभी भी है और शिक्षा अभी भी यहाँ फैली हुई है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे जनता से कि एक बार हम पर भी विश्वास करके आप देखिए? बिल्कुल बिल्कुल। जनता ने, हमारे देश की जनता, हमारे बिहार की जनता, हमारे बिहार वासी लोगों ने हर पार्टियों पर भरोसा किया था, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, आरजेडी की पार्टी हो, जदयू की पार्टी हो, अलायंस की पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, सब पर उन्होंने भरोसा किया। और अब मैंने देखा भी है कि आज इतनी जनता के बीच सहिष्णुता है बिहार जनता के बीच, और इतनी संपेती है कि यदि उसके पति मर जाते हैं तो पत्नी को सहानुभूति का वोट मिल जाता है उसको। आज जैसे उदाहरण देते दिग्विजय बाबू की, यहाँ से उनका निधन होता है तो पुतुल देवी यहाँ से जीत के जाती है। यानी जनता हमारी जो है, बिहार वासी जो है, उसमें कमी बेसी कहीं कुछ नहीं है। अगर सब कुछ कमी बेसी है, ठगने का काम और उसे बेवकूफ बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया है, कांग्रेस हो, आरजेडी ने किया है, और ये ठगे गए हैं। लेकिन हम पर भरोसा वो करना चाह रही है। आज यही कारण है कि पूरे बिहार में एक परचम लहराया जा रहा है। और युवाओं को आप देखे होंगे 22 तारीख के कार्यक्रम में बेलहर में जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें जनता ने ये दिखाया कि विषम परिस्थितियों में पानी वर्षा का उन्होंने झेलते हुए अपने कादा कीचड़ में भी आकर के छोटे छोटे बच्चे को लेकर के हजारों हजार की संख्या के तादाद में लोग पानी में खड़ा होकर के जनसुराज के तमाम चीजों को उन्होंने देखा। प्रशांत किशोर जी का वक्तव्य सुना, भाषण सुना। और जब मैं गांव में गया तो सभी लोगों, महिलाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात हमें वो लगा, आज तक किसी नेता ने इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया था और आज तक ऐसा किसी नेता ने ऐसा अपना कार्यक्रम नहीं दिया था जो जनसुराज ने दिया। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम था और जनता से जब फीडबैक हमने लिया तो युवा लोगों की संख्या बहुत काफी थी, महिलाओं की संख्या काफी। एक बात और है जो काफी मैं सुनता हूँ आपकी पार्टी को लेकर, क्योंकि नई पार्टी है तो कहना सुनना तो जारी रहेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा कि ये एक बी टीम है बीजेपी की, ये सिर्फ वोट काटने आई है। हालांकि आप बिहार के लगभग हर सीटों पर आप जनसुराज अपनी कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, हर सीट पर। उसके लिए 3 साल से मेहनत भी कर रही है, काफी समय भी दे रही है। इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि आप बिहार के विकास के लिए कम, वोट काटने के लिए ज्यादा आ रहे हैं, और बीजेपी की बी टीम को आपको बोला जा रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। राजनीति युद्ध का मैदान है, पॉलिटिक्स एक प्ले है, खेल है ये। और आप जानेंगे तो सचमुच आप देखेंगे कि ए और बी टीम होती है, ए और बी टीम होती है। लेकिन बी टीम का मतलब यह नहीं है कि ए टीम का सपोर्टर होता है। जैसे ए टीम वो इसलिए है कि अभी सत्ता उसका चल रहा है जी, सेना उसके पास है, संप्रभुता उसके पास है, अर्थ उसके पास है, हर बिंदु पर उसके पास मीडिया भी है, सारे चीज उसके पास मौजूद है। तो वो तो अव्वल दर्जे में ए ही कहलाएगा। जो कोई विरोध में जा रहा है तो वो ए बन के नहीं जा सकता है, वो बी बनकर ही रहेगा। लेकिन बी बनने का मतलब यह नहीं है कि वो पार्टी किसी का पिछलग्गू है। अगर ऐसी ही बातें होती तो आज जनसुराज 243 सीटों पर क्यों खड़ा करता? आज तो सभी पार्टियों बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। चाहे वो बीजेपी, जो बहुत बड़ी पार्टियां समझ रहा था कि पूरे देश में एक छत्र मेरा राज होगा, कांग्रेस भी एक छत्र समझा था, किया भी था, वो भी अब क्या कहते हैं, मैंने एक बैसाखी का, उनको भी एक बैसाखी की जरूरत पड़ गई। कांग्रेस भी
बैसाखी के सहारे चल रही है, आरजेडी भी बैसाखी के सहारे चल रहा है, जदयू भी बैसाखी के सहारे चल रहा है और बीजेपी भी बैसाखी के सहारे चल रहा है। एकमात्र पार्टियां हैं जनसुराज, इस सारे पार्टियों को धक्का दे करके अलग करके 243 सीटों पर खड़ा किया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितनी अन्य पार्टियां हैं वो पूरे बिहार की जो 243 सीटों पर अकेले खड़ा नहीं हो रही है, खड़ी नहीं हो रही किसी न किसी को साथ में खड़ी हो रही है। बैसाखी का मतलब ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक और बात थी कि लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के करता धरता यानी कि इस पार्टी के फाउंडेशन के एक सबसे बड़े मेंबर है में रूप में है, वो ब्राह्मण है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो SC/ST के वर्ग के लोग हैं या फिर OBC वाले वर्ग है, कहते हैं ये ब्राह्मण वाली एक तरह से बीजेपी की तरह ही ये भी ब्राह्मण वर्गी जो है पार्टी है, इसको वोट देना उचित नहीं होगा। हालांकि जन स्वराज में कई हर क्या कहते हैं जाति के लोग हैं, SC के भी लोग हैं, ST के भी लोग हैं, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे कि ये ब्राह्मणों का पार्टी नहीं है? देखिए, असल है कि ये दिग्भ्रमित किया गया है और ये राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी लोग हैं। ये लोग ये बी टीम भी कहेंगे और कास्टिज्म का मुद्दा भी उठाएंगे। मेरा सीधा कहना यही था कि आज हमारा देश में दुर्भाग्य ही है कि संविधान में कहीं जातियां का उल्लेख नहीं है। हमारा संविधान जब बना तो संविधान में जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। उसमें SC/ST ट्राइबल दिया गया है, लेकिन जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। अगर जातियों में बांटा तो ये पॉलिटिकल लोगों ने बांटा है। ये राजनीति करने वाले लोगों ने अपना एक उल्लू बनाने के लिए, अपना सत्ता कायम करने के लिए, स्वार्थ के लिए लोगों को, हमारे मतदाताओं को जाति में दिग्भ्रमित किया। और यह चीज आज मुझे भी कई जगह ये बातें सुनने को लगी कि भाई आप तो जनसुराज जो है ये तो इसमें ब्राह्मणों की पार्टियां है, ये पांडे हैं, ये ऐसे है। तो इसका मूल मकसद देखना है। कबीर ने कहा, कबीर साहब ने जातियों के बारे में कहा कि जाति मत पूछो, ज्ञान की बात करो। मेरा कहना है कि ये जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं उस काम को आंकना चाहिए, जाति नहीं। हम ये जनता से भी कहते हैं, आम लोगों से भी यही कहेंगे कि अगर जाति की ही बात है तो हमें देखता हूं कोर्ट में आप जाते हैं, जो आपके जाति के वकील हैं, कहाँ आपका फीस कम कर देता है, आपको जाति के आधार पर भी वो तो नहीं करता है। और आप जाति के क्लाइंट हैं तो वो दूसरे का पैरवी करता है, कहाँ आपको फांसी की सजा से वो नीचे करा देता है। एक शिक्षक वो है, वो तो जातियां नहीं देखता है, वो तो सामान्य वर्ग के लड़के को देखता है, सभी जाति के लड़के जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट को देखता है। और दूसरी बात, डॉक्टर के पास भी अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर यह कह करके आपका फीस नहीं लेगा कि आप उसके जाति के लोग हैं। कॉमन लोग जो फीस लिया जाएगा वहां पर भी आपसे फीस लिया जाएगा। जातियां है कहाँ? आप जब वोट डालते हैं तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि प्रशांत किशोर जी अगर बिहार का पलायन का मुद्दा उठाया है तो सवर्ण जातियां अगर 10% है, उसमें तो 90% जो है वो सवर्ण समाज के लोग हैं। वो SC/ST और अति पिछले माइनॉरिटी क्लास के जो लोग हैं, जो किसी के होटल में काम कर रहा है, कहीं बाहर जाके फुटपाथ पर काम कर रहा है, कहीं फैक्ट्री सीमेंट में जो काम कर रहा है, वो तो अधिकांश लोग हैं। और बिहार पलायन का मतलब है यहाँ पर बहुजन समाज के बहुसंख्यक जो लोग हैं, उत्पादक जो वर्ग लोग हैं। सबसे बड़ी बात है आइडियोलॉजी समझना चाहिए लोगों को। दशरथ ठाकुर इस मायने में आइडियोलॉजी समझा है कि हमारा जो उत्पादक और अनुत्पादक दो वर्ग होता है समाज, ये समझना चाहिए। तो बिहार में जो उत्पादक वर्ग हैं, जो उत्पादन करता है, प्रोडक्टिव जो चीजें हो जाता है, वो है कौन लोग? तो वो पिछड़े, अति पिछड़े SC/ST के ज्यादा लोग हैं। और इसी के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। सबसे बड़ी तो प्रशांत किशोर जी के उन आइडियोलॉजी को समझना चाहिए। और हमें तो कहना चाहिए कि धन्यवाद देते हैं प्रशांत किशोर जी, जो आज तक किसी पार्टियों ने इन बहुजन समाज के गए गुजरे जो बहुत शोषित दलित थे, खैरा जाति के लोग, नैया जाति के जो लोग हैं, जो अब भी वो बेचारे बाहर जहाँ रहते हैं उसके बस्तियां अगर देखेंगे तो कहीं आपको 2 महला बिल्डिंग आसान नहीं दिखाएगा। क्या जन स्वराज में सिर्फ किसी एक खास जाति का बोलबाला है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सर्वे करके भी देखा, दशरथ ठाकुर आरजेडी जदयू में क्यों नहीं गया? मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कई लोगों ने मुझे कहा भी, आज तक नहीं, बहुत दिनों से मुझे कहा कि नहीं इसमें जाना चाहिए, बीजेपी में जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। और यहाँ पर
हमारे जैसे दशरथ ठाकुर जैसे एक साधारण व्यक्ति को कहीं जगह मिले, टिकट की बात तो बहुत दूर है, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। जहां पैसे से, करोड़ रुपए से, लाखों रुपए में लोग खरीद फरोख्त करता है, दशरथ ठाकुर अगर जनसुराज में आया है, इस उद्देश्य से आया है। आज जनसुराज में मुझे बहुत काफी सम्मान है और मैंने देखा तमाम जाति, आज मेरा जिला अध्यक्ष कौन है? पासवान जी। देखिए बड़े बड़े ओहदे पर अगर दिया गया है तो वो हमारे बहुत निम्न लोगों से है। आज मिडिल क्लास के लोग हैं, आज इसमें ऐसे सब लोग हैं, सभी तमाम वर्ग के लोग हैं, यादव जाति के भी लोग इसमें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसमें मैंने देखा एक जातीय संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये काम कर रही है। इसमें कहीं जाति का अगर ऐसे कोई कर रहा है, दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रेजुडिस। एक और प्रश्न है सर, आप इतने लंबे समय से बिहार के बेलहर विधानसभा को घूम रहे हैं आप, इसमें लगभग हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग भी इसमें हैं। बेलहर विधानसभा में ज्यादातर समय में, इधर कुछ सालों से अगर बात करें तो यादव कैंडिडेट ही जीते हैं यहाँ पर। तो क्या इस जात के आधार पर यहाँ पर वोटिंग तो होती ही होती है, तो क्या आपको लगता है कि लगातार यहाँ पर यादव विधायक जीते हैं, तो यादव क्या कितने प्रोग्रेस है यादव का? और देखिए मैं एक चीज देखा कि खास करके बिहार और यूपी को कास्टिज्म का एक मुद्दा उठाया और ये फैक्टर कहीं ना कहीं कुछ तक सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन हाँ, कोई ये आज तक दावा नहीं कर सकता है कि कोई एक पार्टिकुलर कास्ट से उसकी सरकार बनती है और वो विधायक बनता है। कहीं न कहीं तमाम जातियों का एक सम्मिश्रण है, जहाँ की हर लोगों का सपोर्ट में आरजेडी भी यदि है तो ऐसा नहीं है कि उसमें अन्य जाति के लोगों का समर्थन ब्राह्मण है उसमें, और उसमें भी ब्राह्मण लोगों के हैं, और उसमें भी माने सवर्ण जाति के भी लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जदयू में भी है तो उसमें भी सभी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने जाति का मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जाति का मुद्दा नहीं उठाया, संप्रदाय का मुद्दा कभी नहीं उठाया है। और यही कारण है कि तमाम जातियों का आज 40 महिलाओं को रेस में बनाया गया है। टिकट की अगर बातें आएगी तो उसमें 40 महिलाओं को पंक्ति में। सर अभी भी मेरा प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि बेलहर विधानसभा में इतने लंबे समय से घूम रहे हैं, बेलहर में बार बार यहाँ के विधायक यादव बन रहे हैं, तो क्या यादव का जो पोजीशन है, यादव का जो एक आर्थिक स्थिति है वो बड़ा है या फिर जहाँ के तहीं है? और देखिए बिहार में यादव को अगर वोट देने तो यादव जात का विकास होना चाहिए था। बेलहर विधानसभा की जहाँ तक बातें हैं तो मैं ऐसा नहीं देखा हूं कि जो किसान परिवार के लोग हैं वो किसानी करना छोड़ दिए हैं, तो उसका विकास नहीं हो पाया है। इसलिए उसका विकास नहीं हो पाया है कि जो उनके जाति से कोई नेता अगर पैदा आज तक हुआ तो मैं उसके जाति के में लोगों में तो गया, आज तो वो हमारे पास भी आ रहे हैं, आज वो समस्या से झेल रहे हैं, उनके साथ ये परेशानियां बढ़ी हुई है। कई जगह पंचायत में भी मैं जाता हूँ तो देखता यही हूँ, वो बेचारे रोजमर्रा की तरह जो आज से 20 साल वो पहले काम कर रहा था वो भी आज उसके परिवार, बच्चे, लड़के लोग वही कर रहे हैं। यानी कि जात के नाम पर वोट देने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। फिर भी लोग क्यों वोट देते हैं जात के नाम पर? देखिए दूसरा चीज ये है कि जाति जो इतने दिनों से, वर्षों से, ऋग्वेद के समय से ये बातें चली आ रही हैं, जाति की जो चीजें आ रही है, जाति एक दिन में समाप्त होना भी नहीं है। अम्बेडकर साहब ने इस चीजों में भी लिखा था कि जाति के विनाश से उसकी पुस्तक है, उसको भी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जातियां उभरी कहाँ से आई, कहाँ से, इसका एक बड़ा लंबा इतिहास है, ये समझना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, और पढ़े लिखे लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम जाति से ऊपर उठें, देश को हमें जाति से ऊपर देखना होगा, राज्य को हमें जाति से ऊपर देखना पड़ेगा, और राजनीति को भी हमें जाति से ऊपर लेके चलना पड़ेगा, सरकार को भी ऊपर सोचना है। और आज भी जितनी पार्टियां बन पाई रही हैं वो इसका जिम्मेवार है कि जाति को उन्हें बढ़ावा देकर के अपना कुर्सी संभाल होता है। और बिहार में अगर बेलहर विधानसभा में मैं देखूं, आज भी यादव जाति से ही नेता पैदा हुए हैं, विधायक हो, एमपी हो, लेकिन यादव जाति का विकास नहीं हुआ। मैं दावा के साथ कहता हूं, मेरा सर्वे हमारे पास है, आज जहां जहां भी मैं गया हूं यादव जाति के गांव में वो 10 का 10 ही है। इवन यहाँ तक है जो कॉमन लोग बनाया हुआ रोड है वही रोड उसके यहाँ भी है, वैसा ही नाला उसके पास भी है, वैसा ही घर उसके पास है। यानी कि जात के नाम पर वोट देने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लोग जात के नाम पर दे देते हैं कि चलो ठीक है अपने जात का दे दो, चाहे वो विकास करे या ना करे। तो वो क्षणिक चीज यही समझते हैं, ऐसा तो बनाया गया है कि जात का खाया हुआ गंगा का नहाया हुआ, ऐसा लोग मान करके इसको बेवकूफ बनाया है लोगों को।
और जाति के नाम पर हम आज उसका कोई खास विकास नहीं हुआ है। सर कब तक ये कैंडिडेट घोषित हो सकता है? देखिए, ये बातें तो अभी क्या कहते हैं, कुछ सूचनाएं मिल रही हैं ऊपर से। लगभग लगता है कि 30 तक लगभग संभावना है कि क्लियरेंस कुछ हो पाएगा। कुछ सूचियां बन रही हैं और लगभग और कुछ लोगों का नाम बताया जा रहा है, कुछ नॉन फिगर है। लेकिन अभी बेलहर विधानसभा के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अभी यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं हुआ है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूं कि बेलहर विधानसभा की कमान आपको ही मिले, और जब मिले तो फिर हम दोबारा आपके पास आएंगे आपसे पूछने के लिए कि भाई आपका नाम अगर नॉमिनेट हुआ है तो अब आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप चुनाव में विजय पाने की कोशिश करेंगे, इन पे हम बात करेंगे। फिलहाल आज यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद।